दोस्तों, इज़राइल एक छोटा सा देश है जो चारों ओर से मुस्लिम कंट्रियों से घिरा है। लेकिन चारों ओर से मुस्लिम कंट्रियों से घिरे होने के बावजूद इज़राइल ने कैसे अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित किया? क्या है इज़राइल फिलिस्तीन और हमास कन्फ्लिक्ट? इज़राइल, हमास और फिलिस्तीन के बीच इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इज़राइल और अरब देशों की लड़ाई पुरानी है। साल 1948 में जब इज़राइल देश बना, तभी से अरब देशों की इज़राइल से नहीं बनती। इज़राइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच दशकों से चली आ रही जंग की असली वजह क्या है और इज़राइल कैसे मजबूत होता गया, जानेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप इज़राइल और फिलिस्तीन में से किसको सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंकड़े बताते हैं कि जब जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। हमास, इज़राइल और फिलिस्तीन। आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इन सभी मसलों को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। दोस्तों, बात है 1047 बीसी कि जब जिस जगह पर आज फिलिस्तीन और इज़राइल है वहां पर किंगडम ऑफ इज़राइल हुआ करता था, जिसके राजा जूस किंग सैलमन थे और इसका कैपिटल जेरूसलम था। उस टाइम पर वहां के किंग ने एक टेंपल बनवाया था जहां पर जूस लोग पूजा करते थे और जिसका नाम था टेंपल माउंट। उसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन ने किंगडम ऑफ इज़राइल पर हमला कर दिया और टेंपल माउंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद पर्शियन आए और उन्होंने टेंपल माउंट को रिक्रिएट किया। उसके बाद रोमन आए और उन्होंने फिर से टेंपल माउंट को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस बार मंदिर के कुछ दीवार ही शेष बचे थे। उन्होंने जूज लोगों पर अत्याचार किए। इससे कई जूज पूरे वर्ल्ड में दूसरे जगहों पर चले गए। एक्चुअली रोमन साम्राज्य के समय ही जीसस क्राइस्ट का जन्म एक जूज के रूप में हुआ। उन्होंने जूज की कोर टीचिंग से हटके क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, जिससे जूज लोगों के ये बात पसंद नहीं आई और जूज लोगों ने जेरूसलम में जीसस को क्रॉस पर कील ठोककर लटका दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जिसके वजह से जूज के खिलाफ काफी नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन गए थे। सन 306 में रोमन के राजा ने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया, जिससे पूरे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से बढ़ती है। और क्योंकि जूज ने जीसस को मारा था, इसलिए रोमन का जूज के खिलाफ नफरत भी फैलती है, जिससे जूज लोगों को काफी बुरे तरीके से मारा जाने लगा, जिससे जूज यूरोप के तरफ भागने लगे। और जिस जगह पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था, उस जगह पर एक क्रिश्चियन चर्च बनवाया गया, जिसका नाम है चर्च ऑफ होली सेपुल्ट्री। अब 638 एडी में अरब आर्मी आती है और रोमन को हरा देती है और जिस जगह पर टेंपल माउंट था, उसी के आसपास अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का निर्माण करवाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों जेरूसलम का ये पूरा 37 एकड़ में फैला एरिया, जिसे अरब हरम अल शरीफ और जूज टेंपल माउंट कहते हैं, क्यों क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूज के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है और सन 1891 आता है। यूरोप में जो जूज रह रहे थे, उनको यूरोपियन ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वह उन्हें हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में देखते और हमेशा प्रताड़ित करते थे। इन सभी वजहों से जूज जो थे वह परेशान रहते थे और इसी के आसपास उन्होंने एक खुद का इंडिपेंडेंट जूज स्टेट बनाने का मांग स्टार्ट करते हैं और वहीं से जियोनिज्म की शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय 1914 में जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ, उस समय यह पूरा फिलिस्तीन और इज़राइल वाला एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था और ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी का साथ दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन के साथ यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर जैसे कंट्रीज आए। ब्रिटेन ये जानता था कि जूज लोग यूएसए और यूएसएसआर के कई राजनीतिक ओहदों पर बड़ा पकड़ था, इसीलिए ब्रिटेन ने जूज लोगों को अपने साथ लाने के लिए उनके साथ एक डील किया और बेलफोर्ट डिक्लेरेशन साइन किया, जिसके तहत उन्होंने फिलिस्तीन के आसपास जूज लोगों की खुद की कंट्री बनाकर उन्हें बसाने का वादा किया। जब 1918 में वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और ब्रिटेन, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर से युद्ध जीत जाता है, तो पूरे ऑटोमन एम्पायर वाले क्षेत्र पर ब्रिटेन का राज हो जाता है। और उस समय ब्रिटेन ने जो जूज पीपल के साथ जो प्रॉमिस किया था, उसके अकॉर्डिंग वह दुनिया भर के जूज पीपल को फिलिस्तीन वाले एरिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली जो जूज फिलिस्तीन में आते हैं वह यूरोप से होते हैं। फिर सन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का समय आता है, जिस समय जर्मनी ने पूरे यूरोप में रह रहे 2/3 जूज लोगों का होलोकास्ट करवा करके, यानी कि जेनोसाइड करके मरवा देता है। इस युद्ध में जो अरब कंट्रीज होते हैं वह जर्मनी का साथ देते हैं और जूज लोग ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर को सपोर्ट करते हैं।
ब्रिटेन युद्ध तो जीत जाता है पर काफी कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसने अपने कई कॉलोनी को आजाद करना शुरू कर दिया। इस समय 1947 में ब्रिटेन ने ऑटोमन अंपायर के वाले एरिया भी छोड़ देता है और जो बेलफोर्ड एग्रीमेंट साइन किया था उसे यूएन में दे देता है। यूएन फिलिस्तीन और इजराइल को अलग करने के लिए एक कमेटी का गठन करती है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि फिलिस्तीन और इजराइल दो अलग अलग कंट्री के रूप में विभाजित किया जाएगा और जेरूसलम वाला जो एरिया है उसे यूएन के कंट्रोल में रखा जाएगा। इस पर न ही फिलिस्तीन का अधिकार होगा और न ही इजराइल का। और यूएन ने एक मैप भी जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया इजराइल को मिला था और कौन सा एरिया फिलिस्तीन को। इस फैसले के बाद इजराइल तो बहुत खुश था, लेकिन फिलिस्तीन और बाकी अरब कंट्रीज जो थे वह इससे नाखुश थे। और जब 1948 में ब्रिटेन ने जैसे ही फलस्तीन को छोड़ा, उसके अगले ही दिन सभी अरब कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लेबनान, यमन और इराक ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। अभी इजराइल को बने महज एक ही दिन हुआ और उन्हें सभी अरब कंट्रीज के साथ युद्ध लड़ना था। दोस्तों, सरप्राइजिंगली इजराइल वह युद्ध जीत जाते हैं, क्योंकि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और वे जानते थे कि अगर वह हार गए तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वह पूरी निष्ठा के साथ लड़ते हैं और उस युद्ध को जीत जाते हैं। और इस युद्ध में काम आता है वो ट्रेनिंग्स और हथियार जो उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में मिले थे। इस जीत के परिणाम स्वरूप यूएन ने जो एरिया इजराइल को दिया था वह उससे कहीं ज्यादा हिस्सा फिलिस्तीन से कब्जा लेते हैं। दोस्तों, सन 1950 में इजराइल ने एक लॉ को पास किया जिसे नाम दिया गया लॉ ऑफ रिटर्न। इसके तहत कोई भी जूज जो किसी भी देश में रहता है, अगर वह इजराइल की नागरिकता चाहता है तो उसे मिल जाएगा, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो। अगर वह इजराइल का नागरिक बनना चाहता है तो उसे इजराइल की नागरिकता की मान्यता मिल जाएगी। दोस्तों, सन 1956 में जब इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर ने स्विस कैनल को अपने अधीन कर लिया, जो कि उस समय फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था और उसे वही मैनेज करते थे। स्विस कैनल व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था जो पूरे एशिया को बाकी यूरोप से जोड़ता है। और उस समय नासिर जो थे उसने इजराइल को इस स्विस कैनल को इस्तेमाल करने से रोक दिया था, जिससे पहले इजराइल और बाद में फ्रांस और यूके इजिप्ट पर हमला कर देता है और इजिप्ट के बहुत बड़े हिस्से पर इजराइल अपना कब्जा कर लेता है, जिसे बाद में यूएन के दखल अंदाजी के बाद इजराइल व जमीन इजिप्ट को वापस तो कर देता है, लेकिन साथ ही एक संधि करता है जिसके तहत इजिप्ट कभी भी इजराइल को स्विस कैनल को यूज करने से नहीं रोकेगा। सन 1964 में अरब कंट्रीज इजिप्ट में एक मीटिंग करते हैं और इजराइल से सामना करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जिसका नाम था PLO। और सन 1967 में इजिप्ट और अरब कंट्रीज मिलकर स्टेट्स ऑफ टेरेन वाले एरिया को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद इजराइल और अरब कंट्रीज का दोबारा से युद्ध होता है जिसे 6 डे वॉर के रूप में जाना जाता है, जिसमें इजराइल ने मात्र 6 दिनों में बाकी अरब कंट्रीज की हवा निकाल दी और साथ ही साथ फिलिस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक को उन्होंने अपने हिस्से में उसे कब्जा कर लिया। साथ ही साथ इजिप्ट का जो हिस्सा जिसे उसने पिछले बार कब्जाया था वापस से कब्जा लिया, जिसे बाद में इजराइल ने छोड़ दिया था। इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए, इजराइल ने मुंह हथौड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 डे वॉर हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। दोस्तों, 1969 में यासिर अराफात PLO के चेयरमैन बने और उन्होंने इजराइल पर कई अटैक करवाए जिनमें आत्मघाती हमले और प्लेन हाईजैकिंग भी शामिल थे। इससे परेशान होकर इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया, क्योंकि PLO के लड़ाके लेबनान में रहते थे, क्योंकि इजराइल उनको अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। और लास्ट में सन 1988 में PLO यूएन के मैप को मानने के लिए एग्री हो जाता है। तब तक बहुत देर हो चुका था। इजराइल कब्जा किए हुए जमीन को वापस नहीं करता। अगर फिलिस्तीन यूएन के द्वारा दिए गए मैप को उस समय मान लेता तो आज इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति कुछ और ही होती। हो सकता है दोनों देश आपस में शांति के साथ रह रहे होते, पर अरब कंट्रीज के बहकावे में आकर फिलिस्तीन ने जब जब भी इजराइल पर हमला किया, उन्होंने अपनी जमीन खोई ही है। धीरे धीरे PLO भी कमजोर पड़ने लगता है और समझ जाता है कि इजराइल से जितना आसान नहीं है और पीस की तरफ बढ़ने लगता है। पर यह बात कुछ उग्रवादी और कट्टरपंथी को अच्छा नहीं लगा और शेख अहमद यासीन नाम के एक फलस्तीनी मौलाना ने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम था हमास, जिसे एक उग्रवादी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के तौर पर जाना जाता है और इसका पूरा नाम है
हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। दिसंबर 1987 में हमास के गठन की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि इसी साल फलस्तीन में शुरू हुआ था इंतिफादा। इंतिफादा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है झकझोरना, हिला देना। फलस्तीन में शुरू हुए इंतिफादा आंदोलन का मकसद था इजरायल से आज़ादी हासिल करना, वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना। गाजा चेकपोस्ट पर हुई एक घटना इस आंदोलन का ट्रिगर बनी। हुआ ये था कि फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप चेकपोस्ट पर प्रदर्शन कर रहा था और इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चला दी, जिससे 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद पूरे फिलिस्तीन में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस वक्त तक फिलिस्तीनी ज्यादातर बिना हथियारों के ही लड़ते थे। विरोध का उनका मुख्य तरीका था पत्थरबाजी। इसी बैकग्राउंड में गठन हुआ हमास का। 1988 में संगठन ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपना चार्टर जारी किया और अपना मकसद जाहिर किया, जो कि इजरायल का विनाश और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक भूभाग में इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करना था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षों ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने की काफी कोशिश की। बहुत बातचीत के बाद 1993 में ऑस्लो अग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसमें 2 बड़ी चीजें थीं। पहला, फिलिस्तीनी नेतृत्व की ओर से इजरायल को मान्यता दे दी गई। दूसरा, गाजा और वेस्ट बैंक में स्वशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता। इस समझौते पर इजरायल की ओर से प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन ने दस्तखत किया और फिलिस्तीनी पक्ष की तरफ से साइन किया यासिर अराफात ने। अराफात फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के लीडर थे। एक समय था जब PLO फिलिस्तीन के समूचे ऐतिहासिक भूभाग को आजाद करवाने की मांग करता था, बंटवारे को खारिज करता था। मगर 1988 में इजरायल के गठन के ठीक 4 दशक बाद PLO को समझ आया कि इजरायल को समूचा निकाल पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए थोड़ा कंसेशन दिया जाए। लेकिन क्या PLO के इस कंसेशन समझौते से सारे फिलिस्तीनी सहमत थे? नहीं। कई लोग अपने अधिकार छोड़े जाने का विरोध कर रहे थे। उन्हें बंटवारा मंजूर नहीं था। फिलिस्तीनी अधिकारों की जिरह करने में से एक था हमास। वो तो ऑस्लो अकॉर्ड्स के लिए हो रही वार्ता का भी विरोध कर रहे थे। ऑस्लो समझौते पर दस्तखत होने के 5 महीने पहले अप्रैल 1993 में हमास ने इजरायल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। ये अटैक आगे चलकर हमास की पहचान बना। हमले के बाद से हमास फिलिस्तीनी एहतिजाज का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। हालांकि फिर 1994 में ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए। समझौते के मुताबिक गाजा और वेस्ट बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए PA यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का गठन हुआ। मगर इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। कभी बस में, कभी कार में, कभी बाजारों में हमास ने कई सुसाइड अटैक्स किए। हमलों के पीछे 2 प्रमुख मंशा थी, फिलिस्तीनी आबादी का सपोर्ट जुटाना और शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इजरायल ने भी हमास को एलिमिनेट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद हमास का प्रभाव, उसकी ताकत बढ़ती गई। उसे ईरान जैसे इजरायल विरोधी देशों से फंडिंग मिलने लगी। नई सदी में हमास का वजूद और मजबूत हुआ। साल था सन 2000 का। ऑस्लो अकॉर्ड्स को 7 साल हो चुके थे। शांति की जो उम्मीदें बंधी थीं वो पूरी नहीं हुई। इसी बैकग्राउंड में जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। बताया जाता है कि इस वार्ता के दौरान इजरायल ने समूचा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कंसेशन देने के लिए राजी हुए थे, मगर अराफात ने ये ऑफर ठुकरा दिया। वार्ता नाकाम रही। इजरायल और अमेरिका ने इसका दोष फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात को दिया। हालांकि कई जानकार कहते हैं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। वेस्ट बैंक और गाजा ये दोनों फिलिस्तीनी इलाके हैं। वेस्ट बैंक को समूचा न लौटाकर इजरायल कोई उदारता नहीं दिखा रहा था, न ही जेरूसलम पर फिलिस्तीन को कंसेशन देना ही उदारता थी। 1967 के युद्ध में इजरायल ने ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट जेरूसलम पहले ही उसके कंट्रोल में था, मतलब पूरा जेरूसलम ही इजरायल के पास आ गया। उसने वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीनी इलाके हैं। इन पर इजरायल का कब्जा अवैध माना जाता है। ऊपर से इजरायल ने जेरूसलम के जिन 3 गांवों को लौटाने का वादा किया था, उससे भी वो मुकर गया। ऐसे में कैंप डेविड वार्ता की नाकामी का समूचा ठीकरा अराफात पर नहीं फोड़ा जा सकता। कैंप डेविड की नाकामी से यूं ही माहौल खराब था। ऐसे में सितंबर 2000 में एक और बड़ी घटना हुई। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री
एरियल शेरोन जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट पहुंचे। उनका मकसद था इस विवादित परिसर पर इजराइल के दावे का प्रदर्शन। इस घटना से फिर आग भड़क गई। फिलिस्तीनियों ने कहा कि इजराइल इस परिसर पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है और इसी घटना के बाद शुरू हुआ सेकेंड इंतिफादा। इस बार ये आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हिंसक था और इस इंतिफादा का लीडर था हमास। उसने जमकर सुसाइड धमाके और बम ब्लास्ट किए। इजराइल ने भी हिंसा में कमी नहीं रखी। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की नागरिक आबादी को जमकर निशाना बनाया। इसी सेकेंड इंतिफादा शुरू होने के कुछ महीनों बाद अप्रैल 2001 में हमास ने इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक किया। साल 2004 में यासिर अराफात का निधन हो गया। उनकी जगह पीए का चेहरा बने महमूद अब्बास। उनके पास न तो अराफात जैसा सपोर्ट था न उनके जितनी स्वीकार्यता। इसके चलते हमास का कद और बढ़ा और 2006 में पीए की सीटों के लिए चुनाव हुए। हमास ने चुनाव लड़ा और उन्हें बहुमत भी मिल गया। इस जीत का मतलब था कि वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमास का दबदबा। इस जीत ने हमास और पीए के बीच की दरार को और गहरा कर दिया। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास का प्रशासन है और वेस्ट बैंक पर पीए का। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। वहीं ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की द्वारा आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता। इस इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।